हेलो दोस्तों, मैं अरुण प्रताप आप लोग का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे आबीयू, आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं आबीयू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आबीयू होता क्या है। देखिए, आबीयू जो होता है एक फिक्स नंबर नहीं होता है, एक फिक्स संख्या नहीं होता है। आबीयू जो होता है संख्याओं का समूह होता है। तो देखिए, जब संख्याओं के समूह को एक आयताकार बॉक्स में हम सजाते हैं तो उस बॉक्स को हम लोग आबीयू बोलते हैं। तो आइए हम लोग परिभाषा इसका समझेंगे। देखिए, संख्याओं के समूह को एक आयताकार बॉक्स में सजाना ही आबीयू कहलाता है। जैसे हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, कई सारे संख्याओं को अगर हम लें a = 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से अगर आपको लिखा हुआ मिले तो वह आपको आबीयू होगा। या आबीयू को अगर लिखना हो तो आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे, एक बॉक्स के अंदर कुछ अवयवों को रखेंगे। देखिए, जो अंदर रखे गए हैं उनको हम अवयव बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आयताकार बॉक्स में संख्याओं को सजाएंगे तो हमें दो चीज़ें दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ हमको क्षैतिज लाइन दिखाई दे रहा है, जो संख्याएं रखी गई हैं क्षैतिज लाइन में रखी गई हैं और ऊर्ध्वाधर लाइन में भी रखी गई हैं। तो इन क्षैतिज लाइन को हम बोलते हैं पंक्ति। तो क्षैतिज लाइन को बोलेंगे हम पंक्ति। तो यह है आपका पंक्ति 1 है, यह आपका पंक्ति 2 है। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इनको हम स्तंभ बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, स्तंभों की जो संख्या है 1 2 3, यानी एक ऐसे बॉक्स के अंदर संख्याओं को इस प्रकार सजा दें जिसमें कुछ पंक्तियां हों और कुछ स्तंभ हो, तो उनको हम आबीयू बोलते हैं। आए समझ में? अब हम लोग दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पंक्तियों की संख्या 2 हो गई, स्तंभों की संख्या 3 हो गया। अब हम आबीयू को सांकेतिक भाषा में लिखने का तरीका होता है a = aij m × n। देखिए दोस्तों, यहाँ m जो होता है इस आबीयू के पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है और n जो होता है आबीयू के स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। जैसा कि इसमें हम लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 3। इसके बाद देखिए दोस्तों, i जो होता है, i अवयव के पंक्ति को तथा j अवयव के स्तंभ को दर्शाता है। इसको हम समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम पहले को ले लें, पहले अवयव को ले लें तो aij, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो i और j जो है पहले पंक्ति के और पहले स्तंभ के i = 1 j = 1 लिख दें तो इसका मतलब ये है कि i पहले पंक्ति में और पहले स्तंभ में रखा गया है। तो aij = 1, या हम लिख सकते हैं a11 = 1।
आइए और हम लोग समझते हैं, अगर A टू 3 की बात करें तो इसका मतलब A टू 3, A जो है दूसरे पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में किसी अवयव को दर्शाता है। तो दूसरे पंक्ति की हम बात करते हैं तो यह है पहली पंक्ति, यह है दूसरी पंक्ति, लेकिन यह तीसरा स्तंभ को दर्शाता है। तो हमारा यहाँ पे 6 आएगा, A टू 3 अर्थात 6, यानी I अवयव में पंक्ति की संख्या, किस पंक्ति में अवयव है, तथा J अवयव में स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। आइए अब हम लोग पंक्ति के आइए दोस्तों अब हम लोग आव्यूह की कोटि की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी आव्यूह की बात होगी तो आव्यूह में कुछ पंक्तियाँ होंगी और कुछ स्तंभ होंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम एक आव्यूह लें जिसमें पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो, तो m इंटू n, यानी इस आव्यूह का जो कोटि होगा m इंटू n होगा। कोटि बराबर लिखेंगे mn, या इस आव्यूह को लिख सकते हैं mn कोटि की आव्यूह है या mn आव्यूह है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल टू 2 5 6 1। अगर इस आव्यूह का हमको कोटि निकालना है तो देखिए पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। तो इस आव्यूह के लिए कोटि जो होगा 2 इंटू 2 कोटि होगा। अगर अवयवों की संख्या की बात करें तो अगर किसी भी आव्यूह में अगर हमसे पूछता है कि कितने अवयव हैं, तो टोटल पंक्ति का स्तंभों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अवयवों की संख्या बराबर 4 होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को आव्यूह की कोटि समझ में आ गई होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आव्यूह के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं आव्यूह के कई प्रकार होंगे, सीरियल वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हम लोग लेते हैं पंक्ति आव्यूह। जैसा कि आप लोगों को इस हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि कुछ पंक्ति की बात करेगा, लेकिन पंक्ति पे क्या कंडीशन है इसको हम समझेंगे। देखिए, यदि कोई ऐसा आव्यूह हम लें जिसमें स्तंभों की संख्या कुछ भी हो लेकिन पंक्ति की संख्या हमेशा 1 होनी चाहिए, उसको हम पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। जैसे A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 1 2, C इक्वल टू 1 2 3 6, अर्थात स्तंभों की संख्या चाहे 3 हो, स्तंभों की संख्या चाहे 2 है, स्तंभों की संख्या चाहे 4 हो, स्तंभ कुछ भी हो, लेकिन अगर पंक्तियों की संख्या 1 है। देखिए, अगर इसके एक कोटि को हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे 1 2 3, इसको हम लिखेंगे 1 क्रॉस 2, इसको हम लिखेंगे 1 क्रॉस 4। यदि किसी भी आव्यूह में केवल और केवल एक ही पंक्ति हो तो उसको हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे दूसरा क्या होता है।
तो हम लोग स्तंभावयव की बात करेंगे। स्तंभ आव्यूह, देखिए सेम पंक्ति आव्यूह के तरह इसमें स्तंभ की बात कर रहा है। तो हम देखेंगे अगर कोई ऐसा आव्यूह मिलता है जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ, केवल और केवल एक ही स्तंभ हो, तो उनको हम स्तंभावयव कहेंगे। चाहे पंक्तियों की संख्या कुछ भी है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको केवल और केवल स्तंभ एक चाहिए। यहाँ पर अगर हम इसकी कोटि को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3:1, यहाँ पे कोटि होगा 2:1। तो इस प्रकार से अगर हमको आव्यूह मिलता है जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो, तो उसको हम स्तंभावयव कहते हैं। यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं डिफिनीशन, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं A=AIJ M2n, जहाँ n=1, अगर n=1 हो जाए, हमेशा m का मान कुछ भी हो तो वह हमारा स्तंभावयव होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे वर्गावयव पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ से ही समझ में आ गया होगा, वर्ग आप इमेजिन करिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग वह आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो कुछ इसी टाइप की यह भी आकृति होगी जिसमें हम कह सकते हैं एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। जैसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 9 2 1। तो इसमें हमको दिख रहा है 3, अर्थात m=n। अगर m और n का मान इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि यह जो आव्यूह है एक वर्ग आव्यूह है। तो हम लिख लेंगे एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वर्गावयव कहलाता है। डिनोट कर सकते हैं A=AIJ M2n, जहाँ m=n। अगर m बराबर 2 हो तो n का भी मान 2 हो, यदि m बराबर 3 हो तो n का भी मान 3 हो, यदि m बराबर 4 हो तो m का भी मान 4 हो। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 6 9। यह आपका देखिए m का मान 2 और n का मान 2, अर्थात जहाँ m और n दोनों बराबर होंगे वह आपका वर्गावयव होगा। देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग विकर्ण आव्यूह पे बात करते हैं। देखिए विकर्ण, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि विकर्ण क्या होता है। जब हम आव्यूह में विकर्ण की बात करेंगे तो हमेशा
स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह के ही बारे में बात करेंगे, वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण को देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं एक ऐसा वर्ग आव्यूह AIJ जहाँ AIJ इक्वल टू 0 यदि I नॉट इक्वल टू J, अर्थात जहाँ जहाँ I J के बराबर नहीं होगा, यदि वह सारे अवयव 0 हो जाए तो वह हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। होगा जहाँ AIJ इक्वल टू 0 यदि I नॉट इक्वल टू J। इसको समझेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। देखिए 5 0 0 2 3 0 0 0 6। आइए, जब भी हम वर्ग आव्यूह की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। और जब हम वर्ग आव्यूह की बात करेंगे तो विकर्ण आव्यूह उसी से रिलेटेड होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, विकर्ण आव्यूह में जो भी होगा विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव 0 होने ही चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है AIJ इक्वल टू 0, यानी AIJ इक्वल टू 0 कब होगा, जब I नॉट इक्वल टू J यानी I J के बराबर नहीं होगा। जब देखिए I और J जब बराबर हो जाएगा तो विकर्ण की बात हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पहला विकर्ण A11 का पहला अवयव है 5, A22 इक्वल टू 3, A33 इक्वल टू 6। इसको छोड़ के अगर हम I नॉट इक्वल टू J की बात करते हैं, इस अवयव की बात करते हैं A2 यानी A12 बराबर 0, A13 बराबर 0, A21 बराबर 0, A23 बराबर 0, A31 बराबर 0, A32 बराबर 0। अर्थात देख लीजिए जहाँ I J के बराबर नहीं है वो सारे के सारे अवयव 0 हो जाए, और अगर जहाँ I तो कुछ न कुछ अवयव हो तो इसको हम डायगोनल अर्थात विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह के बाद हम लोग पढ़ेंगे अदिश आव्यूह। देखिए दोस्तों, जब विकर्ण आव्यूह की बात होगी तो एक वर्ग आव्यूह की बात होगी, और जब अदिश आव्यूह की बात होगी तो एक विकर्ण आव्यूह ही अदिश आव्यूह होगा। तो हम लिखेंगे अदिश आव्यूह। समझेंगे, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सारे अवयव समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब विकर्ण आव्यूह की बात होगी तो विकर्ण के छोड़ के सारे अवयव 0, तो विकर्ण के छोड़ के सारे अवयव की बात अगर हम करते हैं 0, और विकर्ण जो होगा वह विकर्ण के सारे अवयव सेम होने चाहिए। देखिए दोस्तों, विकर्ण के अगर सारे अवयव जो भी दिए हैं सेम हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं अदिश आव्यूह। अगर सेम नहीं है, सब डिफरेंट है, तो विकर्ण आव्यूह। अगर सब के सब सेम हो जाएं तो अदिश आव्यूह। जैसे B इक्वल टू
2 0 0 2। लेकिन दोस्तों ध्यान देना चाहिए कि एक नहीं होने चाहिए सारे अवयव। जब भी विकर्ण अवयव की बात होगी तो एक वर्ग अवयव की बात होगी। अब वर्ग अवयव में यदि विकर्ण के सारे अवयव बराबर हो जाएं तो उनको हम बोलते हैं अदिश अवयव। तो हम लिख सकते हैं इसको A इक्वल टू ए आई जे, जहाँ m इक्वल टू तो n है ही है क्योंकि पहले ही वर्ग अवयव की बात हो रही है। उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट हैं A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी एक फिक्स नंबर आता है तो उसको हम बोल सकते हैं विकर्ण अवयव। जैसा कि यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू 5। आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं तत्समक अवयव पे। तत्समक अवयव क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, जब भी तत्समक अवयव की बात होगी तो एक वर्ग अवयव में विकर्ण अवयव की ही बात होगी। तो एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सारे अवयव एक हो जाए। अभी हम लोग पढ़े हैं विकर्ण अवयव में सारे एलिमेंट अलग अलग होते हैं, और हम पढ़े हैं अभी अदिश अवयव में विकर्ण के सारे अवयव सेम हो। लेकिन जब तत्समक अवयव की बात करेंगे तो विकर्ण के जो होंगे सारे अवयव एक होंगे। जैसे 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 क्रॉस 3, B इक्वल टू 1 0 0 1 2 क्रॉस 2। तो हम लिख सकते हैं एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सारे अवयव 1 हों, विकर्ण तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे इसको हम डिनोट करते हैं। देखिए दोस्तों, A इक्वल टू ए आई जे एक प्रकार का वर्ग अवयव है, विकर्ण अवयव है। तो m n या हम लिख सकते हैं m इक्वल टू n, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन है A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू 1। तो हमारा तत्समक अवयव कहलाता है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो शून्य मैट्रिक्स की बात करते हैं, अर्थात शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स और इंग्लिश में उसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे शून्य अवयव। जैसा कि दोस्तों कुछ इससे ही आप लोग को महसूस हो रहा होगा कि जब शून्य अवयव की बात हो रही है तो इसका मतलब कुछ नहीं, शून्य ही होना चाहिए। तो सही बात है, जो आपके दिमाग में आ रहा है वही बात सही है। A इक्वल टू लिखेंगे एक ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव
शून्य हो या b इक्वल टू 0 0 0, c इक्वल टू 0, ये सब आपका शून्य मैट्रिक्स है, यानी सारे के सारे अवयव शून्य हो तो हम लिख सकते हैं एक ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। जैसा कि उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को सारी बातें समझ में आई होगी। ए इक्वल टू ए आई जे, जहाँ ए आई जे इक्वल टू 0 सभी आई और जे के लिए। देखिए दोस्तों, आप लोग के 12th के सिलेबस में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इतनी ही थी। हम लोग अगले लेक्चर में कुछ और मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे।